Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject history, and today we are going to discuss chapter number 7 and the chapter name is Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. This is your fourth session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स और ये आपका फोर्थ सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, सो इन आवर लास्ट क्लास we were talking about the Indian textiles in European markets और इसमें हमने देखा था that because of the competition from the Indian textiles European markets में बहुत सारे नए technological innovations हो रहे थे और सबसे important technological innovation था that is the invention of spinning jenny that was done by John Kay, है ना. और स्पिनिंग जेनी एक ऐसा मशीन था बच्चों जिसमें थ्रेड स्पन करके और उसके बाद बहुत सारे क्लोथ्स को वीव किया जाता था. सो बेसिकली ये जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज मच मोर रिलेटेड टू द रेवोल्यूशन दैट वाज ब्रॉट अबाउट इन द यूरोपियन मार्केट्स रिलेटेड टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ओके, तो हमने उसके बाद एक और इन्वेंशन के बारे में पढ़ा दैट वाज द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन दैट वाज डन बाय रिचर्ड आर्कराइट. राइट, तो ये दो इन्वेंशन जो थे बच्चों वो काफी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थे क्योंकि वहां पे एक तो बहुत ही इमेंस क्वांटिटीज में कॉटन टेक्सटाइल्स जो है वो प्रोड्यूस किए जा रहे थे, राइट, बनाए जा रहे थे. उसके अलावा लेबर फोर्स भी कम लग रहा था. राइट, इट वाज रियली चीप टू make goods there, okay, make the clothes there. So these are the important points related to the Indian textiles in European markets. दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था who were weavers और जब हम weavers की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग कॉटन टेक्सटाइल जो कि इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थे उस पे फोकस कर रहे हैं, है ना. तो उसमें हमने देखा था weavers were the communities that were involved in weaving और हमने बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज के बारे में बात किया था. फॉर एग्जाम्पल तांती ऑफ बंगाल या फिर अगर हम जुलाहास की बात कर रहे हैं दे वर द फेमस वीविंग कम्युनिटीज इन नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में के भी कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना. और हमने पूरा ये प्रोसेस देखा था वीविंग का जिसमें हमने देखा कि जो स्पिनिंग का वर्क होता है दैट वाज मोस्टली डन बाय विमेन, है ना. एंड टू इंपॉर्टेंट टर्म्स वर देयर दैट इज चरखा एंड द सेकेंड टर्म वाज तकली. ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो वीविंग का वर्क होता है जो थ्रेड लगाना होता है बच्चों वो काम कौन करता है. सो दैट वाज मोस्टली डन बाय मेन देयर. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ वीविंग क्लोथ्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक दैट इज द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स. तो एक तरफ बच्चों हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि इंडियन टेक्सटाइल्स का जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा डिमांड था और इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ने लगा, है ना. अब ये मेन प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा था? मेन प्रॉब्लम हो रहा था यूरोपियन मार्केट्स में, स्पेशली जब हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं. तो इंग्लैंड में जो वूल और सिल्क मेकर्स थे बच्चों उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था एंड दे वर फेसिंग कंपटीशन विद द इनकमिंग ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इन इंग्लैंड मार्केट, राइट. और वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसकी वजह से क्या हुआ, एक कैलिको एक्ट पास किया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. ओके, और फिर हम लोगों ने देखा इन्वेंशन ऑफ स्पिनिंग जेनी एंड देन द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन जो 100 लोगों का काम एक साथ कर रहे थे, है ना. अब इसकी वजह से क्या हुआ इंडिया में, यहाँ पे जो इंडियन टेक्सटाइल्स का बढ़ता हुआ डिमांड था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, डिक्लाइन होने लगा. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेवरल रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स. सो द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन affected textile producers in India in several ways. तो जैसे अभी आप previous sessions पे पढ़ रहे थे about the development of cotton industries in Britain. अब इसका क्या इफेक्ट या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन टेक्सटाइल पे वो हम लोग यहाँ पर समझते हैं. So the first reason is Indian textiles now had to compete with British textiles in the European and American markets. तो पहले क्या हो रहा था बच्चों, अगर हम वेस्टर्न एशिया की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं या हम वेस्टर्न कंट्रीज की भी बात कर रहे हैं तो वहां पे इंडियन टेक्सटाइल बहुत ही ज्यादा डिमांड में था. अब जैसे जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में आ रहे थे वैसे वैसे इंडियन टेक्सटाइल का क्या हुआ, डिमांड घटने लगा,
है ना? सो नाउ इंडियन टेक्सटाइल्स हैड टू compete with ब्रिटिश टेक्सटाइल्स, राइट? जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थे ब्रिटेन में, उनसे अब इनको compete करना पड़ा. And that was the one reason that led to the decline of Indian textiles. Now, the second reason was exporting textiles to England also became increasingly difficult since very high duties were imposed on Indian textiles imported into Britain. अब इसका सिंपल मतलब क्या है बच्चों कि जो भी टेक्सटाइल्स इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे थे टू इंग्लैंड, उस पे बहुत ही ज्यादा टैक्स लगने लगा, हेवी ड्यूटीज लगने लगा. एंड नाउ इट बिकेम डिफिकल्ट कि बहुत सारे क्वांटिटीज में इंडियन टेक्सटाइल को बाहर भेजा जाए, है ना? तो यहाँ के भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके लिए भी थोड़ा ये लॉस हो रहा था, राइट? तो सेकेंड रीजन ये हो गया कि जो भी एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स थे उन पे बहुत ही ज्यादा हेवी ड्यूटीज या हाई ड्यूटीज लगने लगा ऑन द इंडियन टेक्सटाइल्स दैट वर इंपोर्टेड टू ब्रिटेन. By the beginning of the 19th century, English-made cotton textiles successfully ousted Indian goods from their traditional markets in Africa, America and Europe. अब यहाँ पे आप देखो कि जो भी इंडियन गुड्स थे उनका ट्रेडिशनल मार्केट कहाँ कहाँ था? सो दिस वाज इन द रीजन्स ऑफ अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप. और अगर हम बात कर रहे हैं बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी की, कहने का क्या मतलब है, अगर हम 1800 से आगे की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो भी इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल्स थे उनका ज्यादा प्रॉफिट बढ़ने लगा देन दी इंडियन गुड्स, राइट? को इंडियन गुड्स के जो ट्रेडिशनल मार्केट थे कि पहले के टाइम पे क्या हो रहा था कि इंडियन टेक्सटाइल का डिमांड हो रहा था, है ना? लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगा, अब धीरे धीरे 19th सेंचुरी ऑनवर्ड से जो इंडियन मेड कॉटन टेक्सटाइल है उनका ज्यादा डिमांड बढ़ने लगा रादर देन दी इंडियन गुड्स, और धीरे धीरे इंडियन गुड्स का जो है वैल्यू घटने लगा. ओके, नाउ दिस बिकेम द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स. Also, thousands of weavers in India were now thrown out of employment. अब इसका direct impact किस पे पड़ेगा बच्चों? Obviously, the people who are employed in those industries. और जैसे आप लोगों ने last class में weavers के बारे में पढ़ा, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे weavers जो इंडियन टेक्सटाइल में थे, जो क्लोथ्स बना रहे थे, तो उनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा. Why? Because now they were thrown out of the employment. Bengal weavers were the worst hit. और ये हम लोगों ने पहले भी देखा था कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां से हो रहा था? बंगाल रीजन से, और वहां के जो वीवर्स थे उनके ऊपर सबसे ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा था. English and European companies stopped buying Indian goods and their agents no longer gave out advances to weavers to secure supplies. तो पहले क्या होता था बच्चों कि जितने भी वीवर्स थे उनको कुछ एडवांस दिया जाता था ताकि जो भी सप्लाई उनको चाहिए उनको वो सिक्योर कर सके, जितने भी उनके ऑर्डर्स है वो उनको सिक्योर कर सके, और उसके लिए वो एडवांस पेमेंट करते थे. यहाँ पर आप देखो कि जो इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज थे अब क्या करने लगे, नाउ दे स्टॉप बाइंग द इंडियन गुड्स. पहले वो हमेशा इंडियन गुड्स को लेते थे और उससे बहुत सारा प्रॉफिट कमाते थे. अब धीरे धीरे इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज जो थे वो भी बंद कर दिए इंडियन गुड्स को लेना, है ना? और उनके जो भी एजेंट्स थे अब वो कुछ भी एडवांस नहीं दे रहे थे टू द वीवर्स देयर. नाउ डिस्ट्रेस्ड वीवर्स wrote petitions to the government to help them. अब ये जितने भी वीवर्स थे who were thrown out of employment, जिनके ऊपर worst impact पड़ा था, that led to the decline of Indian textile. अब ये क्या कर रहे थे? They were writing petitions to the government in order to help them. But ऐसा बहुत ज्यादा इनके ऊपर कुछ profitable नहीं हो पाया था at the end. Now, by the 1830s, British cotton cloth फ्लडेड इंडियन मार्केट्स. अब आप देखो कैसे पूरा सिनेरियो चेंज हो गया यहाँ पे कि पहले क्या हो रहा था कि जो इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज है वो यहाँ से इंडियन गुड्स को ले जा रहे थे, क्योंकि 1720s और 1680s की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे इंडियन गुड्स का बहुत ही ज्यादा डिमांड था. लेकिन अगर हम 1830s की बात कर रहे हैं, राइट, अगर हम 19th सेंचुरी के बिगनिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखो कि पूरा रिवर्स हो गया ये चेन. यहाँ पे क्या हो रहा था कि 1830s के बाद क्या, ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ जो है वो इंडियन मार्केट्स में आने लगे, है ना? और जो इंडियन गुड्स हैं वो ऑब्वियसली उनका कोई डिमांड अब नहीं रहा ज्यादा, उनकी वैल्यू धीरे धीरे घटने लगी. इनफैक्ट बाय द 1880s 2/3 of all the cotton clothes worn by the Indians
were made of the cloth produced in Britain. अब यहाँ पे आप देखो कि अगर हम 1880s की बात कर रहे हैं बच्चों, तो 2/3 of the cotton clothes, मतलब अगर हम इंडियन पॉपुलेशन की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ के जो लोग हैं वो लोग भी वो सारे क्लोथ पहन रहे थे that was produced in Britain, right? This affected not only specialist weavers but also spinners. और आप लोगों ने पूरे वीविंग प्रोसेस में पढ़ा था कि एक स्पिनिंग का प्रोसेस होता है that was mainly done by women, और दूसरा होता है वीविंग का काम जो कौन करता है, मेन करता है. तो सिर्फ जो स्पेशलिस्ट वीवर्स थे उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बल्कि जो स्पिनर्स भी थे बच्चों, जो विमेन हुआ करती थी, उनके ऊपर भी इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा था. Thousands of rural women were now who made a living by spinning cotton thread were rendered jobless. अब आप देख सकते हो कि जो भी विलेज में विमेन रहा करती थी उनका मेन काम होता था ऑब्वियसली हाउस होल्ड वर्क करना, और उसमें उनका काम होता था स्पिनिंग थ्रेड. ओके, स्पिनिंग द कॉटन थ्रेड, वो चरखे में जो लगाया जाता था, है ना, जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया. ओके, तो यहाँ पे जो रूरल वुमेन थे बच्चों, अब उनके पास भी कोई जॉब नहीं बचा, राइट? उनका जो इकलौता काम था स्पिनिंग करने का, वो काम भी उनके पास नहीं बचा. तो वी कैन से दैट जो स्पिनर्स थे दे वर आल्सो वर्स हिट विद द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स. हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कंप्लीटली डाई इन इंडिया. उसके अलावा आप देखो कि जो हैंडलूम वीविंग हुआ करता था दैट डिड नॉट डाई. ओके, कुछ काम जो हाथ से हुआ करता था बच्चों वो तो किया ही जाने लगा. दिस वाज बिकॉज some types of clothes could not be supplied by machine. अब कुछ ऐसे क्लोथ हुआ करते थे बच्चों जिसमें बहुत ही इंटीग्रेसी से काम करना होता था, वो मशीन से नहीं किया जा सकता था. एंड दैट इज व्हाई ये सारे काम हैंडलूम वीविंग से होते थे, है ना, जो हाथों के वर्क से होता था. नाउ Sholapur in western India and Madurai in south India emerged as important new centers of weaving in the late 19th century. अब हम late 19th century की बात कर रहे हैं, let's say after 1850s. अब 1850s के बाद आप देखो कि दो इंपॉर्टेंट न्यू सेंटर्स बनने लगे वीविंग के. पहला है हमारा शोलापुर, दैट इज इन वेस्टर्न इंडिया, और दूसरा है हमारा मदुराई, दैट इज इन साउथ इंडिया. ओके, नाउ दीज वर द टू इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ वीविंग, राइट? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? In today's class we discussed about the decline of Indian textiles. तो जैसे आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था that the competition was growing between the Britain and the Indian textiles. और धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटेन में बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इमर्ज हो रहे थे, and they were very much afraid of the competition that they were having with the Indian textiles. और उसी की वजह से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे थे स्पिनिंग जेनी का एंड ऑल्सो स्टीम इंजन का. और फिर हमने देखा इसकी वजह से क्या हुआ, इट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, जिसमें आपको मैंने बहुत सारे रीजंस बताए थे. फॉर एग्जांपल अब उनका ब्रिटेन से भी कंपटीशन था, इंडिया का जो ट्रेडिशनल मार्केट्स था यूरोप, अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में, वो धीरे धीरे लूज होने लगा, है ना. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया की भी अगर हम बात करें तो 1880s में 2/3 of people they were only wearing the clothes that were produced in Britain. ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चों रिलेटेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स. Now in our next class we are going to talk about some of the cotton mills that were coming up in India. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.